साथियों नमस्कार। मैं भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, राजकीय फुटबॉल अकादमी, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, पुनः आप लोगों की सेवा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, पिछले लॉकडाउन के कुछ दिनों से मैं प्रतिदिन आपके सामने एक एक दो दो करके नए टॉपिक्स एक साइंटिफिक वे में, और वो टॉपिक्स जो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि डेली रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं, न केवल खिलाड़ियों के लिए अपितु ट्रेनर्स के लिए, कोचेस के लिए, फिजिकल टीचर्स के लिए, उन चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच में अपने फेसबुक पेज के माध्यम से अपडेट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जिस पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरी पैतृक संस्था राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, वहाँ के मुख्यालय के दिशा निर्देशों और आदरणीय युवा खेल मंत्री श्री अशोक जी चांदना द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में मैं प्रतिदिन ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में नवीन नवाचार ला सकूं। वर्तमान में हमारे जो ऊर्जावान खेल मंत्री है, कल मेरे पास उनके सहायक स्टाफ के द्वारा ये एक एप्रिसिएशन संदेश आया कि कीप डूइंग वेरी वेल डन। तो मैंने सोचा कि और त्वरित ऊर्जा के साथ और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। जो टॉपिक आज हम आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वह खेलों में चोटें और CPR पद्धति। देखिए, वर्तमान जो समय है यह ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इस ग्लोबलाइजेशन के कारण न केवल हम लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, अपितु ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी है। हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर हुआ करता था, बॉडी टेम्परेचर, आज से कुछ समय पहले तक 36.9 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। वर्तमान में फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने ये मेडिकली प्रूव कर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ह्यूमन बॉडी का एवरेज जनरल टेम्परेचर बढ़कर 36.9 डिग्री से 37 डिग्री हो गया है। मतलब 0.1 डिग्री सेल्सियस का हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के अंदर इजाफा हो गया है। अब इसका इजाफा होने से हमारे ऊपर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा, देखिए, ये एकदम से समझ में नहीं आएगा। जब ये इजाफा हुआ तो हमारा होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? मनुष्य की सामान्य अवस्था, हमारा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, इनर बॉडी ऑर्गन सिस्टम है, वह एक सामान्य अवस्था के अंदर मेंटेन रहे, इसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। ये होम्योस्टेसिस क्या काम करता है? ज़्यादा गर्मी पर पसीना लाना, ठंड लगने पर हमारी त्वचा को टाइट कर देना, ठंडे पानी पर जाने पर बॉडी को सेंसेशंस का एहसास कराना, आग के पास जाने पर नर्व्स को, ब्रेन को ये सेंसेशंस भेजना। तो यह एक नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। जब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो देखिए, आज से कुछ समय पहले तक हमारे शरीर का रक्तदाब, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जब मैं कभी रक्त का टॉपिक आप लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रक्तदाब क्या होता है। अभी थोड़ी सी सरल भाषा में और बहुत जल्दी से इसको समझिएगा। जिस तरह एक पानी का पाइप हमने कूलर में देने के लिए पानी का पाइप नल से लगाया, अगर नल की स्पीड तेज है तो पानी का फ्लो तेज होगा, नल की स्पीड धीमी है तो पानी का फ्लो धीमे होगा। अब अगर हमारा पाइप कमजोर है और पानी का फ्लो तेज है तो वो पाइप फट सकता है, क्योंकि उस पानी का एक दाब उस नली के विरुद्ध लग रहा है। यही कार्य हमारी बॉडी के अंदर रक्त करता है। धमनियों और शिराओं में दौड़ते वक्त वह जिस प्रेशर को, वह जिस दबाव को उन धमनी और शिराओं, आर्टरीज और वीन के विरुद्ध अप्लाई करता है, उसे रक्त का दाब कहा जाता है। तो जब ह्यूमन बॉडी का जनरल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो देखिएगा, मानव का सामान्य रक्तदाब आज से कुछ समय पहले तक डायस्टोलिक और सिस्टोलिक 80 और 120 mmHg, मिलीमीटर Hg मरकरी के स्केल पर, पारे की स्केल पर हुआ करता था। वर्तमान में डॉक्टर्स ने कह दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हमारी रहन सहन की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, जहां हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जनरल बढ़ा, वहीं
हमारा रक्त का दाब भी वर्तमान में एवरेज से 10 के आसपास बढ़ा दिया गया है। जहां पहले डॉक्टर्स 80 से 120 mmHg ह्यूमन बॉडी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माना करते थे, आज इन्होंने इसे बढ़ाकर 90 से 130 mmHg कर दिया है। और इससे ऊपर जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, इससे लो रहता है तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी। इन्हीं कंडीशंस के अंदर वर्तमान में सीपीआर पद्धति का पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों, मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। तो देखिए, दो सब्जेक्ट या दो तथ्य हमने आपके सामने रखे। मेरे दाईं तरफ की स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, मैंने दो शब्द इंट्रोड्यूस किए हैं, फर्स्ट एड और सीपीआर। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तक खेलों के अंदर केवल ऊपर वाला जो शब्द है वही प्रयोग में लाया जाता था, जिसे फर्स्ट एड कहा जाता था, प्राथमिक सहायता। एड या चिकित्सा भी कह सकते हैं हम लोग, प्राथमिक सहायता या प्राथमिक चिकित्सा, जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही स्पष्ट कर रहा है। और देखिए, फर्स्ट एड FIRST, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, F फॉर फर्स्ट, E फॉर इमीडिएट, R फॉर रिलीफ, S फॉर सिंपैथेटिक, T फॉर ट्रीटमेंट। पहले तुरंत प्रकार से रोगी को आराम पहुंचाएं, फिर सहानुभूति पूर्वक उसे ट्रीटमेंट दें, ये फर्स्ट। देन एड। अब कुछ समय पहले तक खेलों के अंदर सामान्य चोटों के नाम से एक विषय चला करता था और ये कहा जाता था कि चोटें जो हैं वो खेल का अभिन्न अंग है। बिना चोट लगे कोई भी खेल गतिविधि संपादित नहीं हो सकती, इसीलिए कहा जाता था खेलों में सामान्य चोटें, मतलब खेल के दौरान चोट लगना सामान्य बात है। सामान्य चोटें, वो चोटें भी सामान्य होती थी, एब्रेशन, लेसरसन, इस तरह से रगड़, छिलना, ब्लिस्टर, कॉन, और मैं बात करूं फ्रैक्चर, जिसके अंदर ग्रिस्टिक, सिंपल, कम्युनिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड आदि आदि। कभी भी ये नहीं सोचा गया कि खेलों के अंदर कोई गंभीर चोट हो सकती है, इन्हें सामान्य चोटें कहा गया। और इनमें से फ्रैक्चर को छोड़कर अधिकतर चोटों का इलाज खेल के मैदान के ऊपर ही कर दिया जाता था, इसलिए समय उस वक्त खेलों में सामान्य चोटें इसे कहा जाता था। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, हमारा खान पान, हम लोगों का परिवर्तन हुआ, बॉडी के अंदर हाइड्रोलिटिक कंडीशंस चेंज हुई। हाइड्रोलिटिक कंडीशंस, पानी के अंदर केमिकल इम्बैलेंस हुआ, पानी हमने फ्लोराइड वाला पीना शुरू कर दिया, जिसके अंदर मिनरल्स की कमी है, ऐसा पानी पीना शुरू कर दिया। बहुत लंबे गैप से पानी पीना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ऐसा पानी पीना शुरू कर दिया। तो शरीर के अंदर और गंभीर बीमारियां या और गंभीर चोटें लगना शुरू हुई, जिन्हें क्रैम्प्स, स्टिफनेस आदि कहा गया। ये बेसिकली मसल्स में होती हैं। और हम यही एक चीज और क्लियर कर लें, मसल्स कभी भी अकेले काम नहीं करती हैं। मसल्स सदैव तंत्रिकाओं के साथ मिलकर एक गांठ बनाती है, और ये तंत्रिका, ये मसल दोनों ने मिलकर एक गांठ बनाई। तंत्रिका को न्यूरॉन कहा, मसल को मसल कहा, न्यूरोमस्कुलर दोनों ने मिला और जहां पर मिली गांठ बनाई उसे जंक्शन कह दिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तंत्रिका आदेश लेकर आती है, तंत्रिका सेंसेशंस लाती हैं, तंत्रिका आदेश प्रदान करती है, मसल उस आदेश की पालना करती है। तो जब तक दोनों एक साथ काम नहीं करेंगी तब तक ह्यूमन बॉडी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, वैसे वैसे तंत्रिकाओं, ब्रेन का होमियो, या मैं कहूँ कि हमारी बॉडी का होमियोस्टेसिस गड़बड़ होना शुरू हुआ, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री अप हुआ। तो इस होमियोस्टेसिस के ऊपर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के ऊपर फर्क पड़ा, न्यूरॉन्स को भेजे जाने वाला सेंसेशंस वो कमजोर हुआ। और जब यह कमजोर हुआ, देखिए मांसपेशियां और न्यूरॉन मिलकर काम कर रही है, जितनी तीव्रता से न्यूरॉन मांसपेशी को आदेश देगी, मांसपेशी उसी तीव्रता से काम करेगी। अगर न्यूरॉन्स का सेंसेशन धीरे है तो मांसपेशियां भी धीरे काम करेगी। अगर न्यूरॉन्स का सेंसेशन तेज है, मांसपेशियां भी तेज काम करेंगी। मांसपेशियां क्या क्या काम करती हैं?
ए टू जेड बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना मसल्स के होता हो, भले ही चाहे हृदय का धड़कना, भले ही चाहे श्वसन लेना, भले ही बोलना सुनना, ये समस्त चीजें जब तक मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगी, काम नहीं करेंगी, तब तक नहीं हो पाएगा। जब बॉडी की मसल्स के अंदर क्रैम्प्स, स्टिफनेस आदि इस तरह की कंडीशंस पैदा होना शुरू हुई, तो ऐसी ही कंडीशंस एक फर्स्ट एड से ऊपर बढ़कर गंभीर चोटों की तरफ गई, जिसकी वजह से सामान्य एब्रेशन, लेसरसन, स्टिफनेस, क्रैम्प, ब्लिस्टर, कॉन्स, कैलोस, फ्रैक्चर, इन सब से डिसलोकेशन, इन सब से अलग हटकर एक स्टेज आई जिसे कहा गया मूर्छा की अवस्था, जिसके अंदर खिलाड़ी अर्ध चेतन के अंदर चला जाता है, कंसियसनेस हो जाता है, कंसियसलेस हो जाता है, चेतना चली जाती है। उसे ये तो रहता है कि मैं जीवित हूं, बट उसका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाती है, हाथ पैरों के सेंसेशन चले जाते हैं, आंखों का कॉर्निया, रेटिना काम करना छोड़ देता है, धीरे धीरे श्वसन की गति धीमी होने लग जाती है, ब्रेन के अंदर ब्लड का सप्लाई फ्लो जो है वो धीमा हो जाता है, और यह कंडीशन बहुत खतरनाक कही जाती है। जब हमने सामान्य चोटों की बात करी, उस वक्त हमने दिया खिलाड़ी को फर्स्ट एड, और जब इस तरह की कंडीशन आई तो एक विशेष पद्धति प्रयोग में लाया गया जिसे कहा गया सीपीआर पद्धति। तो सामान्यतः आप मेरे दाईं तरफ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खेलों में जो पहले सामान्य चोटें लगे करती थी, वो सामान्य चोटें मैक्सिमम हमारे एक्सट्रीमिटीज के जॉइंट से रिलेटेड हुआ करती थी, चाहे वो रेस्ट जॉइंट हो, चाहे वो नी जॉइंट हो, और चाहे वो एंकल जॉइंट हो। मैक्सिमम गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर हमारे एक्सट्रीमिटीज, हमारे उपांग काम आते हैं। अब आप इस दाहिनी तरफ की पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जब इस तरह की चोटें लगा करती थी तो खिलाड़ी ग्राउंड के ऊपर ही, अगर हमारे पास असिस्ट स्टाफ नहीं है तो 2-3 मिनट के अंदर वेट कर सकता था, उसके पास असिस्ट स्टाफ आता था तो उसे उतनी भारी कैजुअलिटी नहीं होती थी कि उसे जीवन से ही हाथ धोना पड़े या वो बहुत ज़्यादा विस्मृत हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम फर्स्ट एड का उपयोग कर सकते थे, लेकिन वर्तमान स्थितियों में खिलाड़ियों के अंदर कंसियस चले जाने की, चेतना चले जाने की, मूर्छित हो जाने की, ग्राउंड के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई हैं। सामान्य चोटों के मुकाबले इस तरह की चोटें जिसके अंदर खिलाड़ी अपनी चेतना को खो देता है, कितनी गंभीर होती है, इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं दाएं तरफ की स्क्रीन पर। एक ब्राजीलियन फुटबॉलर था क्रिस्टियानो जूनियर। वह डैम्पो क्लब से खेलते हुए भारत के अंदर वो खेल रहा था, मोहन बागान के अगेंस्ट खेल रहा था, और मोहन बागान के गोलकीपर सुब्रत पाल से वो कोलैप्स हुआ बहुत तीव्र गति से। जब वो कोलैप्स हुआ तो उसे कोई सामान्य खेल चोट नहीं लगी, उसकी चेतना शक्ति चली गई। इस दौरान क्या हुआ कि चेतना शक्ति जाने से उसके न्यूरॉन्स ने, उसके नर्व्स ने कार्य करना बंद कर दिया, जिससे उसकी ब्रीदिंग इफेक्ट हो गई। जब ब्रीदिंग इफेक्ट हुई, उसका श्वसन इफेक्ट हुआ, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन भी इफेक्ट हो गया। एक साथ दो काम हुए। अब जब ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हुआ तो हार्ट ने भी धीरे धीरे पंपिंग करना बंद कर दिया। इधर ब्रेन ने काम करना बंद किया, इधर हार्ट ने काम करना बंद किया। और अगर उस वक्त हम लोग सीपीआर पद्धति का उपयोग कर पाते तो शायद उस क्रिस्टियानो जूनियर, बाद में मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर वह मृत घोषित किया गया। और इस तरह से हमें यह पता होना चाहिए कि सामान्य चोट ना होने की बजाय कंसियस चले जाना, चेतना चले जाना एक गंभीर चोट है और इसका उपचार सामान्य पद्धति से नहीं कर सकते। इसलिए जब हम उसे मैदान के ऊपर से हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड चला गया। हार्ट की ब्रीथिंग रुकने के लिए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ही चाहिए। श्वसन को रुकने के लिए अगर 2, 4, 5 मिनट तक श्वसन नहीं आए तो हमारी ब्रीदिंग टूटने का काम शुरू हो जाता है। उन स्थितियों के अंदर यह बहुत आवश्यक हो गया कि सीपीआर पद्धति का ज्ञान सभी को हो। बीइंग एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, बीइंग एज ए कोच, बीइंग एज ए फिजिकल टीचर, बीइंग एज ए खिलाड़ी,
और न केवल असिस्ट स्टाफ को भी सीपीआर पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस दाएं तरफ की स्क्रीन के ऊपर कि पहला सीन जब क्रिस्टियानो जूनियर को मैदान के ऊपर चोट लगी, उसके इर्द गिर्द खिलाड़ी खड़े हैं, लेकिन सीपीआर पद्धति का ज्ञान ना होने की वजह से कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया। दूसरे पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि बाहर से असिस्ट स्टाफ को कॉल किया जा रहा है, लेकिन ये एक बहुत लंबा पीरियड चला गया और एक खिलाड़ी की इससे बहुत बड़ी दुर्गति या उसकी जान भी जा सकती है। अतः आज हम सीपीआर के बारे में बहुत गहनता से पढ़ेंगे। एक एक व्यक्ति को प्रैक्टिकली, एक एक कोच को, एक एक खिलाड़ी को, एक एक फिजिकल टीचर को सीपीआर का उपयोग करना आना ही आना चाहिए। तो देखिए सीपीआर, अभी तक तो हमने केवल इन अंग्रेजी के अल्फाबेट्स का ही उपयोग किया, अब समझिए सीपीआर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म, सी फॉर कार्डियो, पी फॉर पल्मोनरी और आर फॉर रिस्यूसाइटेशन। हिंदी अर्थ समझिएगा। कार्डियो, कार्डियो बायोलॉजिकल भाषा के अंदर हृदय के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह अपने आप में हृदयक मसल, कार्डियक मसल का बना होता है। दैट्स वाई हृदय के अंदर को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। देन आता है पल्मोनरी। देखिए यह रेस्पिरेशन से संबंधित शब्द है, श्वसन से संबंधित शब्द है। पल्मोनरी का मतलब होता है हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, इसीलिए फेफड़ों के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से हमने हृदय की बात करी, अब यहाँ हमने कार्डियो के साथ रेस्पिरेशन की बात क्यों नहीं करी, पल्मोनरी फेफड़ों की ही बात क्यों करी, इसे भी समझिएगा। हृदय के बाद जब श्वसन की बात करता हूं, श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, पहला बाहरी श्वसन, दूसरा आंतरिक श्वसन। श्वसन के पहले प्रकार में, बाहरी प्रकार में, हम बाहर से वायुमंडल से गैसों का मिश्रण, बाहर से गैसों का मिश्रण लेते हैं। कहाँ? हम लोग श्वास नली के माध्यम से, नाक से, नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, टेकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियल ट्री और इसके बाद ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोलाई कोशिकाएं फेफड़ों के अंदर। यहां से हम लोग O2 और CO2 का विभक्तीकरण करके ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं। तो यह आंतरिक श्वसन कहलाता है। बाहर का श्वसन, आंतरिक श्वसन। बाहर का श्वसन श्वसन मार्ग संपादित करता है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियल ट्री और ब्रोंकियोल्स, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलाई कोशिकाएं। फिर इसके बाद ये यहाँ से जाता है आर्टरीज, वीन्स, आर्टियोल्स, विनोल्स, कैपिलरीज। वहाँ पूरे शरीर को O2 वितरित होती है और CO2 वापस लाया जाता है। तो ये सारा काम अंदर भेजने का करता है फेफड़ा। अब हमें फेफड़ों की जो वायु है उसको अंदर भेजना होता है, इसलिए हमने यहाँ रेस्पिरेशन का नाम ना लेकर पल्मोनरी का नाम लिया है। सी फॉर कार्डियो हृदय, पी फॉर पल्मोनरी फेफड़े और आर फॉर रिस्यूसाइटेशन। रिस्यूसाइटेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पुनर्स्थापित करना। पुनर्स्थापित, अगर कोई चीज हमारे पास से मिसप्लेस हो गई है, कोई चीज हमारे पास से इधर उधर चली गई है, विस्मृत हो गई है, तो उसे पुनः लेकर आना। अब देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर के अंदर जब व्यक्ति अचेतन अवस्था के अंदर चला जाता है तो पहली बात अचेतन हो गया, उसके सीएनएस ने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने काम करना छोड़ दिया है। तो काम करना छोड़ दिया तो ध्यान दीजिएगा, सीएनएस कंट्रोल किसको करता है, मसल्स को, मसल्स को कंट्रोल करता है। तो हृदय भी अपने आप में क्या है, एक मसल है। जब हृदय अपने आप में एक मसल है तो यह भी काम करना छोड़ सकता है। तो हृदय की मसल का काम क्या है, होल लाइफ बीटिंग, होल लाइफ पंपिंग, होल लाइफ पंपिंग करके वो बीटिंग करता है। और किसकी पंपिंग करता है, रक्त की। हृदय पूरे जीवन एक ही काम करता है, रक्त की पंपिंग करता है। पंपिंग के दौरान वो क्या करता है, वो ब्लड को बाहर निकालता है, ब्लड का काम करता है। इसी दौरान ब्लड, जब हम लोग हृदय को आपको पढ़ाएंगे, हृदय का पार्ट 1 मैंने करा दिया है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके सामने मैं कराऊंगा। तो जब बाएं निलय से रक्त निकलता है, इस दौरान जो बायां निलय में रक्त आता है, हृदय के अंदर जो रक्त आता है वो दाईं तरफ से अशुद्ध आता है। वो दाएं आलिंद दाएं निलय से कहा जाता है फेफड़ों में,
फेफड़ों में शुद्ध होता है और वहां से ऑक्सीजन को पकड़कर वो कहाँ आता है, बाएं आलिंद बाएं निलय, और वहां से पूरे शरीर में जाता है। तो देखिए कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन। तो पहले हमने हृदय को प्रतिस्थापित किया। किस लिए किया? हृदय ही फेफड़ों के अंदर गंदे रक्त को, अशुद्ध रक्त को डाल रहा है। किसके माध्यम से? पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। तो हृदय ने धड़कना बंद कर दिया तो अशुद्ध रक्त भी पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़ों में नहीं जा पाएगा। तो पहले हमको किसको पुनर्स्थापित करना जरूरी है? हृदय को, ताकि वह अशुद्ध रक्त को अंदर फेंक सके। और फिर क्या काम करता है? फिर फेफड़े काम करते हैं। फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई कोशिकाएं CO2 को बाहर फेंक देती हैं, O2 को पकड़ लेती है और O2 को शुद्ध रक्त के साथ कहाँ भेज देती है? पुनः हृदय के बाएं आलिंद बाएं निलय में भेज देती है। तो पहले हृदय को पुनर्स्थापित करना जरूरी, फिर फेफड़ों को पुनर्स्थापित करना जरूरी। अब फेफड़ों के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो देखिए श्वसन की भी अपने आप में कोशिकाएं होती है, मांसपेशियां होती हैं। सबसे बड़ी मांसपेशी तो यहाँ हमारे डायफ्राम होती है। डायफ्राम जब नीचे जाती है तो फेफड़े फैलते हैं, जिससे बाहर की वायु अंदर आती है। डायफ्राम जब ऊपर आती है तो फेफड़े सिकुड़ते हैं, जिससे अंदर की वायु बाहर जाती है। तो दोनों को प्रतिस्थापित करना जरूरी है। हृदय अपना काम भूल गया था, फेफड़े अपना काम भूल गए थे, दोनों को हमने प्रतिस्थापित किया, रिसुसाइट किया, पुनर्जीवन दिया, वापस उनका काम याद दिलाया। इसलिए इसे कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन कहते हैं। अब ये करते किस तरह से हैं, इसे भी हमको बहुत गंभीरता पूर्वक देख लेना है। अभी तक तो आपने केवल और केवल ये देखा कि देखिए किस तरह से हृदय ने कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन, किस तरह से गंभीर चोट लगी, हम उसको ट्रीट ग्राउंड के ऊपर नहीं कर पाए, उसको अचेतन अवस्था आ गई है, उसकी कंसियस चली गई है। अब हमें उसे CPR देना है। यहाँ से मुख्य भाग शुरू होता है कि किस तरह से हमें उस व्यक्ति को या इंजर्ड खिलाड़ी को CPR देना है। पहले कार्डियो को CPR देना है। कार्डियो को अगर आपने CPR दिया तो अपने आप पल्मोनरी को CPR चला जाएगा। लेकिन हमें यह भी याद रखना है, जैसा सीक्वेंस मैंने अभी आपको बताई कि हृदय गंदा रक्त भेजता है कहाँ? फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, और फिर फेफड़े उसे शुद्ध कर शुद्ध रक्त को वापस कहाँ भेजते हैं? फेफड़ों में। लेकिन इस दौरान हमें यह भी याद रखना है कि पहले वायु नाक, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्री के माध्यम से कहां पर आई? फेफड़ों में। मतलब पहले बाहरी वायु फेफड़ों में आई, तो इससे सबसे मतलब अगर बाहरी वायु पहले आई है तो उसमें से ऑक्सीजन कौन लेगा? फेफड़े ही लेगा ना। तो ये भी काम करना जरूरी है। तो CPR में सबसे पहला काम शुरू करने के लिए हम लोग एक पद्धति का पालन करते हैं, और वह पद्धति क्या है? तो देखिए जब खिलाड़ी कॉन्शियस लेस हो गया है, उसकी चेतना चली गई है, हमें CPR उसको देना है। CPR का भी हमने ज्ञान कर लिया। कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन, कार्डियो हृदय को पुनर्जीवित करना है, पल्मोनरी फेफड़ों के अंदर पुनः वायु संचार कराना है, रिसुसाइटेशन दोनों का जो पहले काम था उस काम को पुनर्स्थापित करना है। अब किस तरह से करना है? इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले CPR की ABC आनी चाहिए। अब वो ABC क्या है? वो ABC आपके सामने दाहिने तरफ की स्क्रीन के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उस जो भी पेशेंट है, जो भी रोगी है, जो भी इंजर्ड है, उसका A फॉर एयरवे, उसका श्वसन मार्ग चेक करेंगे। कैसे? मैं अभी अगली स्लाइड में आपके सामने एक बढ़िया वीडियो आपके सामने डालता हूं, किस तरह से चेक करेंगे। जब हमने उसका एयरवे चेक कर लिया तो हम उसकी देखा एयरवे ठीक है, श्वसन मार्ग ठीक है, किस तरह से मैं भी डिटेल्ड आपको बताता हूं। फिर हम उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे। सामान्यतः ब्रीदिंग कितनी होनी चाहिए? 1 मिनट में 12 से 18 बार के आसपास होनी चाहिए ब्रीदिंग। हम उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे। वो भी अभी मैं आपको बढ़िया विजुअल के माध्यम से दिखाता हूं, ताकि आपको CPR देना, मेरा उद्देश्य आज का लेक्चर इसको थ्योरेटिकल नहीं रखना, आपको इस लेक्चर को जीवन में उतार लेना है।
अगर आपको सीपीआर देना आ गया तो आप हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं और आपको ग्राउंड के ऊपर किसी भी डॉक्टर से पहले सेल्फ डॉक्टर होने का रिस्पेक्ट भी प्राप्त होगा। सीपीआर देना आपको आना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको हजारों बार अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार सीपीआर देना आपको प्रॉपर वे में आ गया तो फिर आप इसे औरों को भी सिखा सकते हैं। तो हमने पहले ए फॉर एयरवे चेक किया, देन हमने बी फॉर ब्रीदिंग चेक करी, फिर ये दोनों चीजें जब आपकी ठीक है तो हमने सी फॉर सर्कुलेशन, उसका परिसंचरण, किसका परिसंचरण, रक्त में कौन करता है, परिसंचरण रक्त करता है, उस रक्त के परिसंचरण को चेक करना है। इन तीनों चीजों को ही सीपीआर कहा जाता है। अब जब आपने ये चेक कर लिया ए बी सी, ये तीनों में से कोई भी गड़बड़ है, मान लीजिए एयरवे काम नहीं कर रहा, ब्रीदिंग काम नहीं कर रही, सर्कुलेशन काम नहीं कर रहा, अगर ये तीनों काम कर रही है तो हमें सीपीआर देने की आवश्यकता है नहीं। दैट मीन्स आपका खिलाड़ी जो है वो थोड़े बहुत आप उसके ऊपर पानी की छींटे मारिए, 2-3 गाल के ऊपर थप्पड़ मारिए उसके। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जब आप सीपीआर नहीं दे रहे हैं, एबीसी आपका ठीक काम कर रहा है, पहला प्रिकॉशन आपको क्या करना है, पानी के छींटे मारिए कॉन्शियसनेस को वापस लाने के लिए, चेतना को जागृत करने के लिए, झंझनाहट कीजिए, थप्पड़ मारिए उसके गाल पे धीरे 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 धीरे। यहां से भी नहीं होता है तो हैंड्स को उसके तलवे को, पैर के तलवे को रब कीजिए, ताकि हमारा जो नॉर्म, कई बार ऐसा होता है कि बॉडी टेम्परेचर डाउन चला जाता है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी चेतना चली जाती है। तो हाथों को रब कीजिए, पैर के तलवे को रब कीजिए। ये भी नहीं होता है तो जोर से उसकी दोनों आंखों के अंदर, यहां दिख रही है लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है, आंखों की आंसू की थैलियां कहते हैं इसे, आंसू की ग्रंथियां, इनको जोर से आप दबाइए, कुछ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नाखून नहीं होने चाहिए, नाखून है तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है, जोर से दबाइए। जहां आप देखिए आंखों के अंदर ये हाथ देकर, यहाँ छोटी छोटी 2 पोटलियां होंगी, इन्हें आंसू की थैलियां कहते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं। इनको जोर से दबाइए सीएनएस तक डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारी सारी फेशियल बोन्स हैं, ये सारी हमारे ब्रेन से इंटरलिंक होती हैं। ऊपर हमारी 8 कपाल की हड्डियां, ये 14 फेशियल बोन्स, ये 6 कान की एमआईएस, और ये एक अलग होती है। लेकिन यहां भी मैं दबाऊंगा ना किसको, हाइड बोन को, तो भी मेरा संदेश यहां चला जाएगा, लेकिन ये मारने के काम आती है, हमें मारना नहीं है। अभी हमें किसे दबाना है, इन आंसू की थैलियों को दबाना है, लैक्रिमल ग्लैंड्स को जोर से दबाना है, कॉन्शियसनेस आ सकती है। ये भी नहीं आ रही तो आप जोर से दोनों जबड़ों को, जहां मेरा अपर जा और लोअर जा मिलता है, मैक्सिला और मैंडिबल मिलती है, इसको जोर से आपको प्रेशराइज करना है, ताकि पैलेटाइन बॉल्स के थ्रू हमारी जो मोलर बोन्स है, इनके थ्रू हमारी जो मसल्स हैं, ये सेंसेशंस भेजे टेम्पोरल बोन के थ्रू कि कोई चेतना हो रही है, आप वापस हमें काम करने का आदेश भेजिए। सारे काम अगर ये फेल हो गए, ए बी सी, ये जो 5 मैंने आपको तरीके बताए, पानी के छींटे मारना, छपकियां मारना, लैक्रिमल ग्लैंड्स को भींचना, या हाथ या पैरों के तलवों को रगड़ना, या मैक्सिला मैंडिबल बोन के जॉइंट्स को जोर से दबाना, अब बिना समय वेस्ट किए, देखिए पहले वाले समय में भी आपको 10-15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना है, अब बिना वेस्ट किए समय आपको क्या शुरू कर देना है, सीपीआर। तो पहले तो हमको क्या चेक करना है, ए बी और सी, जिसे अभी हम सीखेंगे। अगर ए बी सी फेल हो गया, हमें क्या करना है, उसको तुरंत कॉन्शियसनेस लानी है। कॉन्शियसनेस लाने के लिए मैंने सारे आपको प्रक्रम बता दिए। ये सब फेल हो गया तो हमें क्या शुरू करना है, सीपीआर। और सीपीआर को अब मैं आपके सामने विजुअल स्लाइड्स के माध्यम से रख रहा हूं, आप इसे बहुत गहनता और गंभीरता से सीखिएगा। दाएं और बाएं हाथ का योगदान होता है, नंबर ऑफ काउंटिंग का योगदान होता है, कितना पंपिंग, कितना प्रेशर देना उसका योगदान होता है। कहीं भी गड़बड़ होगी तो उस रोगी की जान जा सकती है, क्योंकि सीपीआर का 100% इंप्लीमेंटेशन आपके हार्ट के ऊपर होता है। हार्ट के ऊपर ज्यादा दिया गया दबाव भी आपकी इस्चीमिया की कंडीशन ला सकता है, जिसके अंदर क्या होता है, हार्ट की मसल्स जो है डेड होना शुरू हो जाती है, जो हार्ट अटैक का प्राइमरी कारण बन सकता है। इसलिए सीपीआर का अध्ययन और इसका प्रैक्टिकल आप लोग पहले किसी गुड्डे गुड़िया आपके घर में पड़े होंगे उसके ऊपर करके देखिए। प्रैक्टिकली पहले किसी इंसान के ऊपर नहीं करना, किस तरह से करना है वो अभी हम शुरू करते हैं।